जिस तरीके से इससे पहले भी आपने शायद किसी पार्टी को चुना था, फिर आपने वो पार्टी छोड़ी, क्या लगा आपको उस पार्टी में और बीजेपी में क्या लगा? जिस तरीके से आप बीजेपी लगा आपको कि बीजेपी किस तरीके से यहाँ की यूथ को देख रहे हैं? देखो अगर देखा जाए बीजेपी के एक लीडर ने यही कहा कि मुझे उमर अब्दुल्ला एक चपरासी को ट्रांसफर करके दे, क्या यही पावर से उनकी पावर है? अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाज़रीन को कश्मीर क्राउन की तरफ से प्यार भरा सलाम पेश हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उमर अशरफ उर्फ सालिम। सालिम, आपका खैर मकदम कश्मीर क्राउन में। शुक्रिया। सालिम, जिस तरीके से आपने बीजेपी को चुना, क्या लग के आपको बीजेपी में आप आए और साथ देख रहे हो बीजेपी को? देखो मेरी जो आइडियोलॉजी है ना वो बीजेपी से मैच होती है, तो वो मेन रीजन रहा बीजेपी के साथ ज्वाइन करने का। और बीजेपी का स्लोगन है फर्स्ट नेशन सेकंड पार्टी थर्ड सैलर। तो मेरी भी यही आइडियोलॉजी रही है बचपन से। मैंने बचपन से सोशल वर्क किया है। फ्रॉम द एज ऑफ 14 मैं पॉलिटिक्स में एंटर हुआ हूँ। मेरा पूरा बचपन पॉलिटिक्स में गुजरा है। आज मेरी एज 21 है, स्टिल मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। और बीजेपी की आइडियोलॉजी भी यही है कि मतलब कि नेशन के लिए, पहले नेशन फिर बाकी सब कुछ। तो इसी बेसिस पे मैंने बीजेपी का हाथ थामा। अगर हम बात करेंगे बीजेपी के हवाले से बात करेंगे, क्या लग रहा है आपको, क्या बीजेपी में आपने क्या देखा तब जाके आप बीजेपी में आए एज एक यूथ? जिस तरीके से इससे पहले भी आपने शायद किसी पार्टी को, फिर आपने वो पार्टी छोड़ी, क्या लगा आपको उस पार्टी में और बीजेपी में क्या लगा? जिस तरीके से आप बीजेपी में आए और कहीं ना कहीं मुझे लगा जब आपको फूलों से कहीं ना इस्तेमाल किया जा रहा था, क्या लग के आप बीजेपी में आए? देखो मैंने पहले ही बोला कि मैं एक प्राउड इंडियन हूँ, मैं एक नेशनलिस्ट रहा हूँ बचपन से ही। तो जैसे ही उन लोगों ने अलाइनेंस किया किसी दीगर पार्टी के साथ, तो मेरे ज़मीर ने मुझे इजाजत नहीं दिया उस पार्टी में रहने को। तो फिर मैंने उस पार्टी का दामन छोड़ा और मैं आ गया बीजेपी के साथ। देखो बेसिकली अगर देखा जाए हमें बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में हमें पता नहीं है। अगर कश्मीरियों को पता चलेगा, हर कोई कश्मीरी बीजेपी का दामन थामेगा। ये वो पार्टी नहीं है जो झूठे वादे करती है, झूठे दिलासे देती है, या फिर लोगों के साथ खोखले वादे करते हैं। बीजेपी जो भी है इनका मिशन एक ही है, वन नेशन। ये उसी पे काम कर रहे हैं। जो कि मैंने आपको बोला मैं एक प्राउड इंडियन हूँ, नेशनलिस्ट हूँ, तो मैंने बीजेपी का दामन इसलिए थामा। जी, अगर हम बात करेंगे सालिम, यहाँ की यूथ की बात करेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ की यूथ जो है अब कहीं ना कहीं गलत कामों में कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो चुके हैं। किस तरीके से आप यूथ को यहाँ पे अप्रोच करना चाहोगे अपनी पार्टी के लिए, और क्या कुछ मैसेज रहेगी यूथ से ताकि यूथ भी कहीं ना कहीं बीजेपी में शमूलियत करे? और क्या लगा है आपको कि बीजेपी किस तरीके से यहाँ की यूथ को देख रही है? देखो अगर देखा जाए मतलब कि आपने बोला यूथ इस टाइम गलत कामों में मुलव्वस हो गया। मैंने इस पे काफी सारे प्रोग्राम किए ऑलरेडी, अगर आपको पता होगा। हमारी एक चैन बनी थी इस पे जो कि 100+ बंदों के करीब थी, और वो चैन बस इसी पे काम करती थी कि ये जो ड्रग्स के मामले हैं ये धीरे धीरे कम हो, यहाँ पे इसके फरोख्त कम हो। तो वो इसी पे काम करती थी। और हम हर एक से गुजारिश कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ आओ। और आप जानो बीजेपी है क्या? बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। मैं एक मुस्लिम हूँ, मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। मुझे आज 5-10 दिन हो गए। बताओ मुझ पे कौन सा खतरा बन आया या कुछ और? जिस तरह लोगों में बीजेपी की इमेज है वैसे अगर देखा जाए बीजेपी है ही नहीं। बीजेपी पास गरीबों की पार्टी है, बीजेपी बस गरीबों की भला चाहती है। अगर हम सियासत की ओर जाएंगे, किस तरीके से आप लोलाब की सियासत को आज देख रहे हो? जिस तरीके से कहा जा रहा है, अगर डेवलपमेंट के हिसाब की बात करेंगे, हर एक अपना अपना मैनिफेस्टो आगे लाते हैं, और कोई कहता है हमने ये जो आज अगर मेडिमाइजेशन की बात करें, हर एक जगह पे कहीं ना कहीं मतलब डेवलपमेंट हो रही, ये नहीं कहेंगे हम नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी सियासतदान इस वक्त जो इनॉग्रेशन पे लगे चुके हैं, बाकी कामों में लग चुके हैं, किस तरीके से आप देख रहे हो? देखो मैं सच बोलूंगा इस बात में, मैं इस टाइम एफिलेटेड हूँ बीजेपी के साथ। हाँ, जो भी हो रहा है सेंट्रल फंडेड स्कीम में, लेकिन आगे फिर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो फिर कहीं पे यूटिलाइज करे। अगर देखा जाए जो एमएलए साहब जो है वो खबरें बांट रहे हैं जो डीडीसी टेनोर में काम हुए। लास्ट टाइम वो इनॉग्रेशन करने के लिए निकले थे जो डीडीसी कौंसल ने बनाया था रिसीव स्टेशन। तो अगर देखा जाए जो वादे किए थे, मतलब मैं जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, अगर सारी मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। आपने एमएलए की बात करी, यहाँ पे डीडीसी भी रही, आपको लग रहा है कि डीडीसी के वक्त में काम हुए हैं यहाँ पे,
या अभी जाके जो है एमएलए हजात एमएलए मतलब जहाँ भी है मेरी बात कर इसको, क्योंकि मतलब देखा जाए आपको लग रहा है कि एमएलए जो हर एक जगह पे जाके इनॉग्रेशन कर रहे हैं, क्या देन किसकी है यहाँ पे? वो अगर तो वो तो श्रीनगर से बस इनॉग्रेशन के लिए आते हैं। आपने हाँ कभी उनको लोगों के बीच में देखा? जो भी काम हुआ वो डीडीसी टेनोर के दौरान हुआ, ये हर एक को पता है। हाँ आप मुझसे क्यों पूछो, आप लोगों से पूछो, हर एक को पता है जो भी काम हुआ डीडीसी टेनोर में हुआ। वो वो इनिशिएटिव भी बीजेपी ने लाया था डीडीसी टेनोर का यहाँ पे। तो जो भी क्रेडिट जाता है वो बीजेपी को जाता है और डीडीसी मेंबर्स को। अच्छा उसमें वाइस चेयरपर्सन थे जिसने अहम रोल अदा किया डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की डेवलपमेंट के लिए, खासकर लोला की डेवलपमेंट के लिए। नहीं, आपको लग रहा है कि बीजेपी को जा रहा है? क्या बीजेपी ने आज तक कोई सीट ही हासिल नहीं है कि डीडीसी की बात करे, देखो एमएलए की बात करें, यहाँ पे कोई सीट ही उन्होंने हासिल की? देखो हम भी अगर कल को अगर हम भी ये लाते मैनिफेस्टो में कि हम आर्टिकल देंगे, हम स्टेट रूट बहाल करेंगे, हम वो करेंगे, लोग हमें ही वोट डालते हैं। उन लोगों ने झूठे वादे किए, झूठे दिलासे दिए लोगों को, एंड पे कुछ था ही नहीं। आज वही बोलते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं। जब उनको 6 फॉर्चूनर लानी होती है, रिश्तेदारों के काम करने होते हैं, अपने पर्सनल काम करने होते हैं, तब ये पावर कहाँ से आ जाती है नेशनल वालों के पास? बताओ आप। हाँ हाँ। नहीं आपका नहीं, आपका कहना है कि मतलब अगर उनके पास पावर है तो ये डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पाते? आपका यही कहना है? हाँ, आपका यही कहना है? पावर है उनके पास, लेकिन वो अपनी पावर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है एमएलए के पास क्या पावर है, वो बस उसी पे टिके हुए हाल ही में बीजेपी के एक लीडर ने यही कहा कि मुझे एक चपरासी को ट्रांसफर करके देखिए, क्या यही पावर है उनके पास? पावर है। 6 फॉर्चूनर कहाँ से लाई? नहीं फॉर्चूनर नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आप ही के एक मतलब मैं कहूंगा एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला अगर चाहे वो एक चपरासी का मुझे ट्रांसफर करके दिखा। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने बोला है, आप उसी से पूछो, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। हाँ, जो हकीकत है उनके हाँ, पास पावर है क्यों नहीं है? रिप्रेजेंटेटिव है, उनको चुना गया है किसी चीज के लिए। हाँ, अगर इनको लगता है हमारे पास पावर नहीं है, दे दे रिजाइन। जो मैनिफेस्टो ये लेके आए थे उसका 10% ही हमें ग्राउंड में दिखाए। अगर इनसे 10% भी नहीं हुआ है तो रिजाइन दे दो किसी और को चांस। तो लास्ट टाइम सजा साहब ने बोला था अगर ये मुझे पावर से एक दिन के लिए दिखाएंगे, मैं दिखाऊंगा सीएम के पावर क्या है, तो दे दे उनको ही चांस फिर। नहीं आपको नहीं लग रहा है क्या? आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो ये जो सियासत बन गया कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो ये सब कुछ अभी आपके ख्याल से मतलब ये डेवलपमेंट नहीं कर पाते यहाँ? ये डेवलपमेंट कर नहीं पा रहे, पता नहीं हमारी पावर क्या है। बेसिकली मनरेगा पे टिके हुए हैं, इनकी डेवलपमेंट जो सियासत आज तक चली है वो मनरेगा पे चली है। तो उनके आगे इनको पता ही नहीं है सेंट्रल फंडेड स्कीम क्या है, यूटी कैपेक्स बजट क्या है, उनको पता ही नहीं है इस बारे में। और भी स्कीम है इनको पता ही नहीं है, ये डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे? डीडीसी टेनओवर में आप देखो कितना काम हुआ, उन लोगों ने स्कीम कहाँ से लाई, मैग्निमाइजेशन कहाँ से हुई तब? या एमएलए अगर मैग्निमाइज करेगा उसको ये है सीडीएफ एडीएफ है। तो आप देखो ना, मतलब उन लोगों ने इतने प्रोजेक्ट यहाँ पे यूटिलाइज करवाए, वो कहाँ से वो प्रोजेक्ट आए? सरकार भी नहीं थी। तो इनके नहीं पास आप कहाँ जा रहे हैं जिस तरीके से आपको मालूम होगा, क्योंकि बांडीपुरा लोलाब की रोड के हवाले से हम थोड़ा सा बात करेंगे आपसे, आपको मालूम होगा क्योंकि जिस तरीके से सारी एक सियासत पिट रही है यहाँ पे, कोई ना कोई कहते हैं हमने प्रपोजल आए उसके लिए, कोई कहे हमने वहां पे डीपीआर तैयार किया, कोई कह रहे हैं हम आने वाले दिनों में वो कार्रवाई करनी आप डायरेक्टली बोले कैसर नून साहब बोल रहे। कैसर नून साहब ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था कि इसके मतलब ये कहीं पे भी मौजूद नहीं है। शायद उसका भाई नासिर साहब जो है उसने भी इस पे पब्लिसिटी उस टाइम बटोरी थी। अगर है ही नहीं कुछ तो नासिर साहब ने उस टाइम पब्लिसिटी क्यों बटोरी थी? कहीं ना कहीं वो आपको लग रहा है कि झूठे वादे किए लोगों के साथ? झूठे वादे तो ऑब्वियसली किए, हर एक को पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा आपका कहना है कि जब वोट लिए उन्होंने उस टाइम लोगों के अब शायद लॉलीपॉप उनको खिलाए तब जाके उन्होंने वोट लिए वहां? लॉलीपॉप के साथ साथ बोनस में चॉकलेट भी खिलाया। अच्छा ये सब झूठे वादे? और नहीं तो क्या, 10% तो होता साल में, साल भर में 10% इसका फुलफिल नहीं कर पाए तो 16 साल में क्या ही होगा? सालिम अगर आपकी बात करें हम, आप भी इस बीजेपी अब फील्ड में आए, क्या मिशन है आपके? मेरा एक ही विजन है, लोला की बात नहीं करूंगा। मैं बेसिकली लोला से बिलोंग करता हूँ, मैं लोला से आगे भी नहीं निकलूंगा। लोला के लोग जो है, लोला के वोटर जो है वो सोगाम की सियासत के शिकार हुए हैं। जितनी भी डेवलपमेंट हुई है सोगाम में हुई है। अगर खास कर हम देखें नॉर्थ लोला जो है वो सोगाम की सियासत का शिकार हुआ है। आप देखो सोगाम के आगे कहीं पे भी लोला में डेवलपमेंट हुई ही नहीं है। पूरी लोला कॉन्स्टिट्यूंसी सोगाम की सियासत का शिकार हुई है। तो मेरा यही विजन है कि नॉर्थ लोला में डेवलपमेंट हो। जितने भी मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं उनका यही विजन है नॉर्थ लोला में डेवलपमेंट हो। नहीं अगर सालिम ने यहाँ पे रोकना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि साउथ में हुआ है, नॉर्थ में नहीं हुआ, नॉर्थ में हुआ है, साउथ,
लेकिन अगर हम एक बने तो हमारे लिए सब कुछ यही ठीक है। मतलब एक अगर नहीं नहीं अगर इस तरीके से हम लोगों को झगड़ते रहेंगे एक बनना हमें कोई फायदा नहीं बनना मिलेगा। तब पॉसिबल है हाँ जो भी इन लोगों ने ऑफिस सोगा में रखे हैं वो सेंटर प्लेस अपनोला में आ जाए, तब हम एक बन सकते हैं। वरना हम सियासत के शिकार हुए हैं, हम कभी एक नहीं बन सकते हैं। हाँ जो भी डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे हुई है, ब्रुनेई पोतने फैक्ट्री इन सियासतदानों की वजह से उठा है, जो सोगाम के पॉलिटिशियन है, यहाँ दिवर के। हमें क्या मिला है आज तक बताओ ना, आप ही बताओ। हमें प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, वो भी जब ये इनिशिएटिव लाया गया डीडीसी काउंसिल का बीजेपी के थ्रू, तब जाके डीडीसी नहीं नहीं मेरे हिसाब से मैंने भी पूछा, उन्होंने कहा कि अभी हमें मतलब कल जाके अभी हमें 6 7 8 महीने हो चुके हैं, आगे आगे देखो होता है क्या, हमारे लोगों के साथ किस तरीके से हम पेश आएंगे आगे आगे हमें देखो। 10% ही दिखाओ ना साल भर में। चलो 100% नहीं कर सकते एक साल में, 10% दिखाओ ना। 10% कुछ हुआ है उनके बेनिफिट का? कहीं पे आपको लगता है 10% हुआ है? जब फयाज मीर साहब सजाद साहब काम कर सकते हैं तो हमारे सोलह के रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं कर सकते। बस उनका काम है श्रीनगर से आना, यहाँ पे इनॉग्रेशन करना, वापस चला जाना, जो काम किसी और ने किया है उन पे इनॉग्रेशन करना, बस इतना ही काम है। या किसी शादी में जाना खाना खाने, या किसी न्याज व्याज में जाना, बस यही काम है। नहीं आपका कहना है कि ताजियत में जाके वो मतलब इनाग्रेशन के लिए यहाँ पे आते हैं, या कोई ना खुदा ना खासा कोई इंसिडेंट होता है यहाँ पे इंसिडेंट तो में मतलब कहाँ है? परसों लास्ट टाइम इंसिडेंट हुआ, कोई पॉलिटिशियन था वहाँ पे? मैं ही था। वो आखिर में इंसिडेंट हुआ, आपने कोई पॉलिटिशियन वहाँ पे देखा? आपने एमएलए साहब देखे वहाँ पे? एमएलए साहब को वहाँ से वोट मिले थे, एमएलए साहब कहाँ पे थे उस टाइम? अगर कोई था, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं एक वर्कर हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मैं लोगों के बीच में था, मैं एंड तक वहाँ पे रहा। अगर रिप्रेजेंटेटिव होते उस टाइम वहाँ पे होते। पहली बात मुझे ये क्लियर करो, आप एमएलए का बोल रहे हो या सरपंच का? मेरी नजर में बस वो सरपंच है, बस जो मनरेगा काम है ये करेगा इन्वॉल्वमेंट, वो सरपंच ही है। मैं उसको सरपंच से ज्यादा ओहदे में नहीं दे सकता हूँ। अच्छा ये थे हमारे साथ उमर अशरफ और सालिम, जिन्होंने आज सीधा निशाना ठोका है नेशनल कॉन्फ्रेंस सुधरेगा, आखिर हमें इंसाफ कब मिलेगा। ये थे सालिम की जबानी, और जिस तरीके से सालिम ने कहा कि आने वाले दिनों में आप देखोगे किस तरीके से बीजेपी यहाँ पे उतरेगा और किस तरीके से लोगों के बीच में बीजेपी का नाम रोशन होगा। देखते रहे कश्मीर टाउन राजा मंजूर के साथ।